हेलो एवरीवन, दिस इज तनु टिप्टान और आज हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट चैप्टर के बारे में जिसका नाम है इनकम फ्रॉम द अदर सोर्सेज। दैट मीन्स ये हमारा फिफ्थ हेड है। इस फिफ्थ हेड के बारे में डिस्कस करेंगे। बहुत आसान सा टॉपिक है क्योंकि बाकी जितने भी अगर आपने हेड कर लिए मेरे साथ, चैप्टर नंबर जो फिफ्थ में अंदर हमने डिस्कस किया था सैलरी हेड के दोनों पार्ट्स हमने डिस्कस किए थे। देन उसके बाद हमने थर्ड हेड किया था, सेकेंड हेड किया था हाउस प्रॉपर्टी हेड। देन उसके बाद हमने कैपिटल गेन हेड किया था। उसके बाद हमने पीजीपीपी का हेड कर लिया। देन आज हमारा लास्ट हेड है अदर सोर्सेज हेड। दैट मीन्स अभी तक जितने भी हेड किए हमने अभी तक हमने हेड किए हैं, ठीक है। जो भी जैसे सैलरी हेड के अंदर कैसी इनकम आती थी, सारी की सारी सैलरी की इनकम आती थी, ठीक है। और हाउस प्रॉपर्टी के अंदर कैसी इनकम आती थी, अगर कोई आपकी प्रॉपर्टी है आपने उसको रेंट पे चढ़ाया हुआ है उससे आने वाली इनकम आती थी। दैट मीन्स यहाँ पर रेंटेड इनकम आती थी, ठीक है। देन उसके बाद आपकी पीजीबीपी के अंदर कैसी इनकम आती थी कि जो भी आपके बिजनेस हुआ या फिर प्रोफेशन हुआ, बिजनेस दैट मीन्स ट्रेड, कॉमर्स, मैन्युफैक्चरिंग, जो भी प्रोसेस कर रहे हैं प्रोडक्शन करने में, वहाँ से अगर कोई इनकम जनरेट हो रही है तो वो पीजीपीपी के अंदर आती थी। प्रोफेशन के अंदर क्या आता था कि जब हम किसी को सर्विसेज देते थे ये यहाँ आती थी। देन उसके बाद कैपिटल गेन हेड था। कैपिटल गेन हेड का मतलब क्या है, कोई भी आपके पास लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स है, शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स है, उसको सेल करने के बाद जो भी गेन होता था वो यहाँ कंप्यूट होता था, राइट। अच्छा, हमने ये भी कर लिया, ये भी कर लिया, ये भी कर लिया, ये भी कर लिया। देन फाइनली आज पहुंच चुके हैं, लास्ट हेड है हमारा अदर सोर्सेज हेड, राइट। इसके नाम से देखो क्लियर हो रहा है, अदर मीन्स कि इन सबको छोड़ के, मीन्स कि इन जो भी हमने अभी तक एंट्री कर ली है फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ चारों हेड में कर लिया है, उसके अलावा जो भी चीज़ें बच गई है अब इसमें डाल दो। बहुत कम चीज़ें बच गई है, बच गई है नहीं बच गई है, तो उन सभी कम चीज़ों को मीन्स की जो सेक्शन 56 से लेकर सेक्शन 58-9 तक हमने डिस्क्राइब किया गया है इस हेड के अंदर। तो सबसे पहले भी इसका मतलब समझेंगे अदर सोर्सेज का मतलब क्या होता है। देन चार्जेबिलिटी देखेंगे, अंडर सेक्शन 56 बताता है, और वो बताएंगे कि जहाँ पर डिडक्शन अलाउड है अदर सोर्सेज हेड के अंदर 57 है और जो नहीं अलाउड है वो 58 है। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। जो क्वेश्चन बना हुआ है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आपके लिए लेकर आई हूँ, राइट। सो इसको भी हम डिस्कस करेंगे। पहले हम पूरे सभी कंसेप्ट को डिस्कस करेंगे, देन उसके बाद ही एग्जाम्पल करेंगे। ओके, करें स्टार्ट। ये बता दिया मैंने कि अदर सोर्सेज का मतलब क्या होता है कि वो हेड है जहाँ पर इन सबको छोड़ के बाकी की जितनी भी बची हुई इनकम है वो यहाँ पर आती है। इसके अंदर सेक्शन 56 से लेकर सेक्शन 59 तक सारे के सारे इंफॉर्मेशन इसके अदर सोर्सेज के रिगार्डिंग इन सेक्शंस के अंदर डिफाइन है। तो सबसे पहले अदर सोर्सेज का मतलब मैंने आपको बताया, क्या बताया, एनी इनकम विच इज़ नॉट चार्ज अंडर एनी अदर हेड। कोई भी ऐसी इनकम जो कि अभी तक किसी भी हेड में चार्ज की नहीं गई है उसे हम क्या कहेंगे, अदर सोर्सेज हेड कहेंगे, ठीक है। जैसे कि डायरेक्टर की फीस हो गया, अगर कोई पर्सन है उसे डायरेक्टर की सिटिंग प्लान के लिए अकॉर्डिंग उन्हें बुलाया जा रहा है, ठीक है, रेगुलर बेसिस पे नहीं है, क्योंकि अगर रेगुलर बेसिस पे डायरेक्टर होता तो उसे सैलरी मिलती तो सैलरी हेड में टैक्सेबल होता, या उसका बिजनेस होता तो बिजनेस प्रोफेशन में होता। बट उसे क्या की गई, एक पर्टिकुलर कुछ टाइम के लिए, कुछ समय के लिए उसे बुलाया और देन उसे डिसीजन लेने के बाद उसको वापस भेज दिया, तो उसको एक फीस पे की गई, वो आपके अदर सोर्सेज में आएगी। एमपीज जो आपके एमएलएज होते हैं, ठीक है, इनकी सैलरी क्या होती है, आपकी अदर सोर्सेज के अंदर टैक्सेबल होती है, ठीक है। बट इनडायरेक्टली इनके ऊपर कभी टैक्स नहीं लगता, वो भी आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है। देन अगर आ जाता है रेंट है, कोई भी वैकेंट लैंड की अगर बात की जाए, ठीक है, उसकी जो इनकम आती है वो आपकी अदर सोर्सेज के अंदर आती है। सबलेटिंग वाला पॉइंट क्या था, देखना इस चैप्टर के अंदर ना जो अभी तक 4 हेड किए ना, सैलरी, पीजीबीपी, हाउस प्रॉपर्टी और कैपिटल गेन, इसका भी रिवीजन होगा, क्योंकि कुछ पॉइंट ऐसे थे एक्सेप्शन के अंदर मैंने आपको बताए थे ना, कि जैसे कि सबलेटिंग वाला पॉइंट देखो यहाँ पे हाउस प्रॉपर्टी के अंदर आता था, अगर सबलेटिंग की है तो अदर सोर्सेज में आएगा। कोई इंटरेस्ट मिल रहा है लेट इनकम रिसीव होने से, जैसे कि आपको पता है, याद है आपको सेक्शन 45 सब सेक्शन 5, जिसके अंदर हमने कहा था कि जब गवर्नमेंट क्या करती है, आपकी कंपल्सरी एक्विजिशन कर लेती है आपकी लैंड का, याद है। और जो भी गवर्नमेंट क्या करती है उसको आपको कंपनसेट करते हैं, और उससे आप जब सेटिस्फाइड नहीं होते ना तो आप गवर्नमेंट के पास जाते हैं ना, इसकी कोर्ट के पास जाते हैं ना, उसके ऊपर एक पिटीशन लगाने की, प्रार्थना पत्र लगाने की, जितनी अमाउंट मुझे सरकार दे रही है ना उतनी मैं लेना नहीं चाहता, उससे ज़्यादा लेना चाहता हूँ, है ना। वो याद है कंसेप्ट, अगर नहीं याद है तो प्लीज़ रिकॉल करो, पीछे जितने भी लेक्चर अभी तक अपलोड कर चुकी हूँ उनके ऊपर जाइए और उस चीज़ को रिकॉल कीजिए, क्योंकि ये चैप्टर कहीं ना कहीं रिविजन का भी है। 3 से 4 पॉइंट इसमें नहीं है, बाकी सभी रिविजन होने वाले हैं, ठीक है।
तो इनके ऊपर आपको ये सब सारी की सारी इनकम अदर सोर्सेज में आएगी, या फिर इंटरेस्ट मिल रहा है, या फिर आपको रॉयल्टी मिल रही है। रॉयल्टी पता है कैसे मिलती है? जब आप कोई बुक राइटिंग का काम करते हैं या फिर आप कोई पोएट्री लिखते हैं और वो आप किसी को सेल आउट कर रहे हैं, उसको यूज़ करने के लिए दे रहे हैं, तो उसके बदले में आपको कुछ एक अमाउंट दी जाती है, ठीक है, आपको कंपनसेट किया जाता है, उसे रॉयल्टी बोला जाता है। इज इट क्लियर? अच्छा, अब यहाँ पर ये 10 पॉइंट है, ये 11 पॉइंट है, इनको समझना है क्या है ये सारे के सारे 11 पॉइंट आपके अदर सोर्सेज में आएंगे। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? डिविडेंड को लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद लॉटरी विनिंग एक्सपेंस, लॉटरी से इनकम आ रही है, इसको मैं बताऊंगी, अभी एक्सप्लेन करूंगी, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट है। एक तो डिविडेंड, दूसरा है आपका गिफ्ट, ठीक है। उसके बाद आता है आपका लाइफ इंश्योरेंस का अमाउंट जो मिलता है आपको, दिस इज अ वेरी मच इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, ठीक है। और की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी का इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ठीक है। इनको मैं इन डेप्थ में समझाऊंगी, जो नॉर्मल समझाने के मैं उसको भी समझा देती हूँ। चलो सबसे पहले फिर हम ऐसे करते हैं, पहले डिविडेंड से स्टार्ट करते हैं। डिविडेंड क्या होता है? डिविडेंड कैसे आपकी अदर सोर्सेज इनकम के अंदर आता है, ठीक है। तो सबसे पहले एक सेकेंड, डिविडेंड क्या होता है? जब कंपनी के अंदर प्रॉफिट होता है ना, राइट, आपको पता है ये प्रोसेस आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट में भी करते हैं कि जो आपका EBIT होता है, EBIT में से आप इंटरेस्ट पे कर देते हो, इंटरेस्ट पे करने के बाद आपको क्या बच जाता है? EBT बच जाता है। EBIT का मतलब क्या है? अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। इंटरेस्ट माइनस कर दिया तो अर्निंग बिफोर टैक्स, टैक्स माइनस कर दिया तो अर्निंग आफ्टर टैक्स बच जाता है। और ये पैसा किस में बढ़ता है? शेयर होल्डर्स में बढ़ता है। अच्छा, इसके अंदर मैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का भी डिविडेंड माइनस कर दूं तो सारा का सारा अमाउंट किसके लिए बच जाएगा? इक्विटी शेयर होल्डर के लिए बच जाएगा। तो प्रॉफिट, डिविडेंड क्या होता है? एक प्रॉफिट का हिस्सा होता है, जो कंपनी का प्रॉफिट होता है ना, उसमें से हम क्या करते हैं? अपने शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अब ऑब्वियस सी बात है, जिसको ये रिसीव हो रहा है तो उसके हैंड में टैक्सेबल होने वाला है ना। तो अ डिविडेंड रेफर टू द एनुअल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट बाय अ कंपनी टू इट्स शेयर होल्डर। कंपनी के द्वारा अपने शेयर होल्डर को ये डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, ठीक है। द डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी इन अ फॉर्म ऑफ द कैश में भी हो सकता है, शेयर में भी हो सकता है, एंड अदर एसेट्स के अंदर भी हो सकता है, ठीक है। अंडर द इनकम टैक्स एक्ट डिविडेंड की डेफिनेशन कुछ अलग दी गई है। जैसे नॉर्मली ये तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की डेफिनेशन होगी कि डिविडेंड का मतलब ये होता है, बट इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग डिविडेंड को थोड़ा सा और कंसाइज वे से इसको एक्सप्लेन किया गया है। ऐसा क्यों किया गया है? अब देखो, मैं आपको रीजन बताती हूँ, ध्यान से समझना इस बात को। अब देखो, यहाँ पे है कंपनी, यहाँ पे पार्टनरशिप फर्म, ठीक है, ये इसके क्या है? पार्टनर है। इन्होंने कहा, कंपनी ने ये क्या कर रहे हैं? डिसाइड कर रहे हैं फर्म के साथ मिलकर कि जो ये फर्म को भी बेनिफिट हो जाए कि टैक्स कम देना पड़े, पार्टनर्स को भी बेनिफिट हो जाए कि हमारे ऊपर भी टैक्स कम लगे। तो यहाँ पर क्या होता है? देखो, ये कहते हैं कि मान लीजिए कंपनी के पास कोई प्रॉफिट है, अमाउंट दे देते हैं इसकी 1 लाख रुपए अप्रोक्स, ओके। अच्छा, इन्होंने कहा कि हम क्या करते हैं, कंपनी के जो शेयर होल्डर्स हैं उसको इस 1 लाख रुपए में से क्या करते हैं? मैं डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर देती हूँ उसको। मान लीजिए मैंने 80,000 रुपीज़ मैंने सारा का सारा अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, 20,000 एज इट इज़ मैंने क्या कर दिया? शो ऑफ कर दिया कि हाँ, मेरा क्या नज़र आ रहा है? प्रॉफिट नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है कि जितना कम प्रॉफिट होगा उतना क्या होगा हमारे पास? टैक्स क्या है? कम लगेगा। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कहा ऐसे तो तुम लोग सारे प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे हैं, और ऊपर से क्या है? इनकम बचेगी नहीं तो टैक्स भी नहीं बचेगा, टैक्स नहीं बचेगा तो सरकार का तो नुकसान हो गया। तो इस सिनारियो के अंदर इसी वजह से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग जो डिविडेंड की डेफिनेशन, डिविडेंड की जो परिभाषा दी गई है वो अलग दी गई है, ठीक है। तो इसीलिए कंसेप्ट आया है डीम्ड डिविडेंड। मींस कि कई बार ऐसा होता है कि जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, पार्टनर्स होते हैं, ठीक है, फर्म होती है, ये सभी क्या करना चाह रहे हैं कि अपनी टैक्स की चोरी करने के लिए सारा का सारा अमाउंट या तो शेयर के फॉर्म में बांट देते हैं, या फिर किसी गुड्स के फॉर्म में बांट देते हैं, या फिर किसी और तरीके से लोन के तरीके से उस प्रॉफिट को एज ए लोन पार्टनर्स में बांट देते हैं। तो इस सिनारियो को देखते हैं कि किन किन को ऐसे माना जाएगा कि हाँ डिविडेंड डिक्लेयर है एज पर द अकाउंटिंग इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले कहते हैं कि डिविडेंड इनकम का मतलब समझ लीजिए, ऐसा डिविडेंड, ऐसा इनकम, ये इनकम भी आई थी आपको पता है रेजिडेंशियल स्टेटस में, याद है किसी को? हाँ, तो डीम्ड डिविडेंड का मतलब समझ लेते हैं कि ऐसा डिविडेंड है जहाँ पर सर्टेन ट्रांजेक्शन्स की जाती है वेयर कंपनी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट आर डिस्ट्रीब्यूटेड इनडायरेक्टली टू द शेयर होल्डर्स। मीन्स कि
इनडायरेक्टली ये शेयर होल्डर को बांट दी जाती है। बाहर से नजर आता है कि ये खर्चा हो रहा है, बट इनडायरेक्टली वो क्या होता है, प्रॉफिट इधर से उधर ट्रांसफर हो रहा है। क्योंकि फर्म के पास प्रॉफिट कम नजर आएगा तो फर्म कहेगी तो मुझे तो प्रॉफिट भाई हुआ ही नहीं है, तो मैं कैसे इसके ऊपर टैक्स दूं, है। एक प्रॉपर लिमिट होती है, इस प्रॉपर लिमिट को अगर मैं क्रॉस कर ही नहीं रही तो मैं कैसे टैक्स दूं। तो इनडायरेक्टली जो भी शेयर होल्डर को ट्रांसफर किया जा रहा है उसे हम डीम्ड इन डिविडेंड कहेंगे। इज इट क्लियर? और ये सेक्शन 2 सबसेक्शन 22 से ए से लेकर ई तक इसको डिफाइन किया गया है। ओके ओके, समझ में आ रहा है? अच्छा, कुछ एक पॉइंट है, इसको समझ लेते हैं। ये कहते हैं कि जो ट्रांजेक्शन्स की जाती है डीम्ड डिविडेंड के रिगार्डिंग, चाहे आपको डिविडेंड मिले डोमेस्टिक कंपनी से, चाहे आपको डिविडेंड मिले फॉरेन कंपनी से, ठीक है, वो फुली टैक्सेबल है। ध्यान रखना इस बात का, क्वेश्चन आएगा इसके ऊपर, इसलिए बोल रही हूँ कि चाहे डोमेस्टिक कंपनी से आपको डिविडेंड मिले, चाहे फॉरेन कंपनी से डिविडेंड मिले, अब वो फुली टैक्सेबल है। और डिविडेंड जो डीम्ड माना गया है उसको डिफाइन किया गया है सेक्शन 2 सबसेक्शन 22 से 22 के ए से लेकर ई तक बताया गया है, ठीक है, स्मॉल आएगा यहाँ पे, ठीक है। और मैक्सिमम सरचार्ज इसके ऊपर कितना लगेगा, मीन्स कि डिविडेंड के ऊपर मैक्सिमम सरचार्ज कितना लगेगा, वो लगेगा बच्चे आपका 15%। ओके, सरचार्ज पता है ना, टैक्स ऑन टैक्स। जब कोई पर्सन एक सुपर क्लास रिच फैमिली से बिलोंग करता है और उसकी इनकम बहुत ज़्यादा आ जाती है तब लगता है सरचार्ज। तो इसी तरीके से यहाँ पर भी डिविडेंड के ऊपर 15% क्या लगता है, सरचार्ज लगता है। और टैक्स की रेट कैसे अप्लाई होगी, नॉर्मली जो स्लैब रेट होती है। ये तो मैंने क्राइटेरिया बता दी, स्लैब मतलब टैक्स कैसे लगेगा डिविडेंड के ऊपर। अब हम बात कर लेते हैं कि अच्छा मान लीजिए मैंने कोई शेयर को खरीदने के लिए, ठीक है, किसी भी पर्टिकुलर शेयर के अंदर इन्वेस्ट करने के लिए मैंने क्या किया है, इन्वेस्ट कर दिया, ठीक है। और उस पैसे को इन्वेस्ट करने के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे, तो मैंने क्या किया, उस पैसे को एज अ लोन पे लिया था। तो क्या ऐसा खर्चा जो कि मुझे, जिसके थ्रू मुझे डिविडेंड हो रहा है, या फिर मैं कहूँगी ऐसा नॉर्मल खर्चा जो कि डिविडेंड से रिलेटेड है, क्या मुझे अलाउड है डिडक्ट करने के लिए। मीन्स कि मैं फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि कौन बनेगा करोड़पति के अंदर आप गए, ठीक है, और उसके अंदर जाने के बाद आपने 1 लाख रुपए जीत लिया और उसकी टिकट को बुक करने के लिए आपका खर्चा हुआ 20,000 रुपये। तो मैं आपसे पूछ रही हूँ, ये आपको क्वेश्चन है कि क्या ये 20,000 रुपये मैं खर्चा माइनस कर सकती हूँ कि इनकम कमाया मैंने 1 लाख है, कहते हैं 20,000 रुपये मैं माइनस कर दूँ, अब मैं बता दूँ कि मेरी नेट इनकम 80,000 रुपये हुई है, क्या ये अलाउड है या नहीं? क्वेश्चन ये है आपके लिए। तो आंसर ये रहेगा कि नहीं, अलाउड नहीं है। समझ में आ रहा है? ये कहते हैं, सरकार कहती है ऐसी इनकम, ऐसी जो भी आप, अब मैंने बताया कि आप कौन बनेगा करोड़पति में गए 1 लाख रुपए कमाया, वो कहते हैं ऐसा कोई भी खर्चा आप माइनस नहीं कर सकते, ऐसा कोई भी खर्चा आप माइनस नहीं कर सकते। इवन आपको इसके ऊपर फ्लैट 30% टैक्स जरूर देना पड़ेगा। मतलब कि आपने 1 लाख कमाया है तो सरकार कहती है, गवर्नमेंट कहती है कि 30% हमें दो इसका पैसा, मीन्स कि 30,000 सरकार के पास जाएगा एज अ टैक्स और 70,000 रुपये आपकी इनकम होगी। तो कहने का मतलब मोटा मोटा ये है कि आपको ऐसे नॉर्मल खर्चे माइनस करने के लिए नहीं दिए जाएंगे। बट कौन से खर्चे दिए जाएंगे? केवल 2 से 3 खर्चे हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आपने लोन लिया था इस पर्टिकुलर KYC की टिकट को बुक करवाने के लिए, उस लोन के जो इंटरेस्ट होगा, ध्यान से रखना, लोन के ऊपर नहीं, इंटरेस्ट जो होगा ना, उस इंटरेस्ट के लिए आपको छूट दी जाएगी। क्लियर है? बट वो छूट भी एक वही बात है, ऐसे तो बहुत सारे लोग लेने लग जाएंगे भाई लोन, है, ऐसे तो सरकार कहेगी कि हमें तो फिर नुकसान होगा। तो जहाँ पर भी आपको छूट दी जाएगी कहीं ना कहीं वहाँ पे कंडीशंस होती हैं, ठीक है। अगर आप उस कंडीशंस को फुलफिल करते हैं तो कहीं ना कहीं आप क्या करेंगे, उस क्राइटेरिया के अंदर आ जाएंगे। तो गवर्नमेंट ने कहा, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल आपने क्या किया, लोन लिया है 8 लाख का, और उसके ऊपर इंटरेस्ट बनता है आपका 80,000। क्लियर है? जस्ट अ मिनट, ओके, यस, अब ठीक है। अब इंटरेस्ट बनता है आपका 80,000, ठीक है। अभी क्या मैंने आपको बताया कि ये डिडक्टेबल है, आप इसको माइनस कर सकते हो, पर सरकार ने कहा कि ये कंडीशन फॉलो करो। सरकार दैट मीन्स इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के थ्रू बता रही है कि या तो आपको मैक्सिमम डिडक्शन कितनी मिल सकती है इंटरेस्ट ऑन लोन के ऊपर, वो कैलकुलेट करना पड़ेगा। क्या, कैसे? 20% ऑफ डिविडेंड और एक्चुअल
इंटरेस्ट ऑन लोन। ठीक है, इनमें आपको क्या मिलने वाला है, आपको डिडक्शन मिलने वाली है। मैक्सिमम डिडक्शंस आपको 20% ऑफ द डिविडेंड मिलेगी। मतलब कि मान लीजिए मेरे को डिविडेंड हुआ, डिविडेंड रिसीव हुआ मेरे को, मान लीजिए 5 लाख, एक केस लेके चलते हैं 3 लाख। ठीक है, ये मुझे डिविडेंड मिला। पहले केस के अकॉर्डिंग मैंने कहा कि 20% ऑफ द क्या करना है, डिविडेंड करना है। 20% डिविडेंड करूंगी तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 1 लाख आ जाएगा। एक्चुअल इंटरेस्ट ऑन लोन कितना है मेरे पास, 80% है। तो मैंने कहा कि मैक्सिमम आपको कितना मिल सकता है, 20% मिल सकता है डिविडेंड। बट एक्चुअल में कॉस्ट कितनी आई है आपकी, 80,000। तो ऑब्वियस सी बात है 80,000 का 80,000 आपका माइनस हो जाएगा। तो एक भी अमाउंट आपको क्या नहीं करनी पड़ेगी, टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा। इन केस आपके पास क्या है, 3 लाख रुपए क्या था, डिविडेंड आया। 3 लाख का 20% क्या होगा, 3 लाख का 20% होगा बच्चे आपका 60,000 रुपये। ठीक है, और आपका खर्चा कितना हुआ एक्चुअल में, 80,000 रुपये। तो यहाँ पर मैंने कहा कि मैक्सिमम डिडक्शंस आपको कितनी मिल सकती है, डिविडेंड की 20% मिल सकती है। तो 20% दैट मीन 60,000 की डिडक्शन मिलेगी। 80,000 में से 60,000 एक खर्चा माइनस करने के लिए आपको दे दिया जाएगा और 20,000 के ऊपर क्या लग जाएगा, टैक्स लग जाएगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, इट्स ओके ओके। तो चलो आ जाइए यहाँ पर नोट्स के ऊपर। तो यहाँ पे यही कह रहे हैं कि इंटरेस्ट ऑन लोन डिडक्शंस टेकन मैक्सिमम अप टू द 20% ऑफ द डिविडेंड इनकम। क्योंकि ये जो अब देखो, इन्वेस्टमेंट करना किसी बिजनेस का भी काम हो सकता है, और अगर ये बिजनेस का प्रोफेशन नहीं है तो वो अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होता है, अदर सोर्सेज हेड के अंदर। तो इसीलिए बोला गया है कि आपका केवल 20% क्या है डिविडेंड का, आप केवल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के ऊपर, इंटरेस्ट ऑन लोन के ऊपर क्या ले सकते हो, डिडक्शंस ले सकते हो। इसमें यही बात थी जो याद करने की थी। ठीक है, ये एग्जांपल मैंने आपको दे दिया है कि अगर आपके पास क्या है, अमाउंट ज़्यादा है डिविडेंड का, दूसरा इन केस आपके पास अमाउंट कम है, तो दोनों के सिनारियो के अंदर आपको क्या है, मैक्सिमम डिडक्शंस कितनी मिलेगी, मैक्सिमम डिडक्शंस आपको 20% ऑफ द डिविडेंड इनकम मिलेगी। ओके, अच्छा अब बात कर लेते हैं सेक्शन 2 सबसेक्शन 22 की, जिसके अंदर हम डीम्ड इनकम के बारे में जानेंगे। देखो यहाँ पर सबसे पहले जी मैंने बताया आपको ये 5 सेक्शन है, A, B, C, D, E। ठीक है, इसी देखो इसी सेक्शन में थोड़ा टाइम लगेगा डिविडेंड को समझाने में और गिफ्ट को समझाने में। बाकी सारे सेक्शन 1-1 मिनट के भी नहीं है, तो ध्यान से समझने हैं। ये कहते हैं कि अगर कोई भी कंपनी है, ठीक है, अपने शेयर होल्डर्स को क्या कर रही है, डिविडेंड डायरेक्टली ना देकर इनडायरेक्टली दे रही है। कैसे, डिस्ट्रीब्यूशन बाय द कंपनी टू द शेयर होल्डर विच रिलाइज कंपनी एसेट्स, मीन्स की डिविडेंड देने के तौर पर उन्होंने क्या कर दिया, कंपनी की एसेट्स को डिक्रीज कर दिया है। उस जो भी कंपनी की एसेट्स उस अमाउंट से डिक्रीज हुई है उसे डीम्ड डिविडेंड मानेंगे। फॉर एग्जाम्पल, एक कंपनी है जो कि ज्वेलरी से बिलोंग करती है, ठीक है, उसने क्या किया है, अपने शेयर होल्डर्स को अपने प्रॉफिट को कम दिखाने के लिए अपने सभी जितने भी शेयर होल्डर्स हैं उन सबको एक एक गोल्ड का, एक एक सिल्वर का बिस्किट दे दिया। तो यहाँ पर देखो कंपनी की जो एसेट्स है वो तो कम हो गई है ना, कंपनी से तो बाहर चली गई है ना, तो गवर्नमेंट को तो वो दिखा सकती है कि देखो मेरे पास तो है नहीं प्रॉफिट, अब मेरे को टैक्स भी नहीं देना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट कहने की फिर कहाँ गए हैं, या तो आप उनकी सेल दिखाओ, वो कहेगा कि मैंने क्या कर दी है, अपने शेयर होल्डर्स को दे दिया। तो ऑब्वियस ही बात है डिविडेंड ही है, तो डीम्ड डिविडेंड माना जाएगा इसको अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स एक्ट 1961, राइट। सो इसे हम डीम्ड इनकम मानेंगे और ये फुली टैक्सेबल होने वाला है। ठीक है, देखो पीवीसी जो ज्वेलर है डिस्ट्रीब्यूट कर देता है अपने मेंबर्स को 1 गोल्ड जो बिस्किट है, ठीक है, गोल्ड का। सो इसके अंदर कैसे लिखा हुआ है कि मान लीजिए अपने प्रॉफिट, ये एक लाइन इंपॉर्टेंट और है, क्या है यहाँ पर कि जो डिविडेंड है ना, जो डिविडेंड है वो मैक्सिमम कितना दे सकते हैं, एक सेकेंड, मैक्सिमम कितना दे सकते हैं, मैक्सिमम दे सकते हैं आपके टोटल प्रॉफिट के इक्वल। इज इट क्लियर? टोटल प्रॉफिट का मतलब क्या है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट इंक्लूडिंग कैपिटलाइज प्रॉफिट। कैपिटलाइज प्रॉफिट का मतलब क्या है कि ऐसे प्रॉफिट जिनको आपने बोनस शेयर के, मतलब कि जिनको शेयर में कन्वर्ट किया और वो भी शेयर कैसे है, बोनस शेयर है, राइट। तो दोनों को मिलाकर जितना भी आपका टोटल प्रॉफिट होगा उसके इक्विवेलेंट आप क्या कर सकते हो, अपने शेयर होल्डर्स को एज अ डिविडेंड दे सकते हो, जो कि डीम्ड माना जाएगा। देखो क्या लिखा हुआ है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है, ठीक है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट आपका मान लीजिए 2 लाख रुपए है और बोनस शेयर कितना है आपके पास, बोनस शेयर है आपके पास 1 लाख रुपए, तो टोटल प्रॉफिट कितना हो गया फर्म का, 3 लाख रुपए होगा। ठीक है, अगर कंपनी क्या कर रही है,
शेयर होल्डर्स को 1.5 लाख के क्या कर रही है, बिस्किट्स, एक बिस्किट मान लीजिए 1.5 लाख का है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल है, समझना इस बात को, तो उसे क्या माना जाएगा, डीम्ड इनकम माना जाएगा। अगर 3 लाख के इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिए तो उसे भी डीम्ड इनकम माना जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। अच्छा, नेक्स्ट सेक्शन आ जाता है अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन बी। पहला सेक्शन क्या था कि जब कंपनी की एसेट्स क्या हो रही है, रिड्यूस हो रही है। तो इसको याद करने का तरीका बताऊं आपको, याद करने का तरीका ये है, सेक्शन 22 तो स्पेशली क्या है, डीम्ड इनकम का है। अब इसके अंदर 5 पार्ट है तो ऑब्वियस ही बात है ए बी सी डी ई, ठीक है। अब ए से ऐसे याद रखोगे कि कंपनी की क्या हो रही है, कंपनी की एसेट्स, ध्यान रखना कंपनी की एसेट्स। सो ए को यहाँ पे पिक करो, इसको लिंक करो, ओके। अच्छा, नेक्स्ट जाता है अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 22 और आपका क्लोज है बी। ये कब कहते हैं कि इन केस जब कंपनी क्या कर रही है, अपने शेयर होल्डर्स को क्या कर रही है, अपने शेयर होल्डर्स को डिबेंचर्स दे रही है या फिर डिपॉजिट सर्टिफिकेट दे रही है, राइट, या फिर मैं कहूं कि अपने शेयर होल्डर्स को क्या दे रही है, बोनस शेयर दे रही है। तो यहाँ पर जो शेयर होल्डर की डेफिनेशन क्या होती है, सबको पता है शेयर होल्डर के अंदर कौन कौन इंक्लूड होता है, एक तो इक्विटी होती है बच्चे और एक आपका प्रेफरेंस होता है, ठीक है। जब मैं बात करूं डिबेंचर्स और डिपॉजिट सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं शेयर होल्डर को, दैट मीन्स इनके इसके अंदर दोनों इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर दोनों इंक्लूडेड है, ठीक है। इनको मिलने वाला जो भी ये अमाउंट है, चाहे डिबेंचर मिले चाहे डिपॉजिट सर्टिफिकेट मिले, उसे डीम्ड इनकम माना जाएगा अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सबसेक्शन 22 क्लॉज बी के तहत, ठीक है। बट एज पर देयर बोनस शेयर, अगर बोनस शेयर कंपनी इशू कर रही है अपने शेयर होल्डर्स को, बट उसके अंदर शेयर होल्डर कौन होगा, ओनली प्रेफरेंस शेयर होल्डर। क्लियर है, क्लियर है। कुछ एक कंडीशन है, देखो ये तो आपको लर्न करनी पड़ेगी, ओके। तो यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, अगर 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 बोनस शेयर ही डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, ओनली बोनस शेयर डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, तो वहाँ पर शेयर होल्डर कौन होने वाला है, प्रेफरेंस शेयर होने वाला है, ठीक है। उसे डीम्ड इनकम मान लिया जाएगा, जो भी इसको प्रेफरेंस शेयर मिल जो भी इसको बोनस शेयर की अमाउंट होने वाली है, ठीक है। अगर कंपनी क्या कर रही है, डिस्ट्रीब्यूट कर रही है डिबेंचर्स या फिर डिपॉजिट सर्टिफिकेट, तो शेयर होल्डर यहाँ पर दोनों इंक्लूड हो जाएंगे, प्रेफरेंस और द इक्विटी, ठीक है। और इनकी वैल्यू भी सेम एज इट इज, जैसे हमने ऊपर पढ़ी थी कि जो आपका एक्यूमुलेटेड जो प्रॉफिट है और आपका क्या है कैपिटलाइज प्रॉफिट है, उस तक डिविडेंड कंसीडर टू बी डिविडेंड बट ओनली टू द एक्सटेंड द एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट इंक्लूडिंग द कैपिटलाइज प्रॉफिट। मीन्स कि जितना प्रॉफिट है उस वैल्यू तक आप क्या कर सकते हो, अपने शेयर होल्डर को क्या दे सकते हो, क्या दे सकते हो, एज आ इस तरीके से इनडायरेक्टली आप डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। क्लियर है। तो यहाँ पे बस यही बात थी ध्यान रखने की, डिवेंचर और डिपॉजिट है तो दोनों शेयर होल्डर इंक्लूड हो जाएंगे, अगर बोनस शेयर है तो यहाँ पर केवल और केवल प्रेफरेंस शेयर होगा। तो सेक्शन 2 सबसेक्शन 22 बी। अब आप ये कहेंगे कि मैम इसको कैसे याद करें, देखो अब यहाँ पर बात की जा रही है 2 शेयर होल्डर्स की, राइट। कितने शेयर होल्डर्स की, 2 शेयर होल्डर्स की, ठीक है। तो यहाँ पे 2 हैं तो बोथ किस तरह से ऐसे लिंक कर सकते हो, या फिर इस तरीके से कर सकते हो कि आप डिपॉजिट सर्टिफिकेट है डी सी, आगे जाएगा बी, लिंक कैसे भी बना लो, वही बात है, याद जैसे हो आपको वैसे कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट जाते हैं अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 22 क्लॉज सी। क्लॉज सी किसके बारे में स्पेशली बिलोंग करता है, ये लिक्विडेशन की सिचुएशन को, कि जब कंपनी लिक्विडेट हो रही है। लिक्विडेट होने का मतलब क्या है कि जब कंपनी लॉस में होगी तभी तो लिक्विडेट होगी, है ना। जब कंपनी लॉस में होगी तभी तो लिक्विडेट होगी। इवन लॉस में हो रही है फिर भी शेयर होल्डर्स को कुछ ना कुछ वो क्या कर रही है, बांट रही है, प्रॉफिट में से कुछ ना कुछ बांट रही है। तो कहीं ना कहीं सीक्रेट पॉइंट रखा हुआ है। तो सरकार ये कहती है कि आप लिक्विडेशन की सिचुएशन में भी अपने शेयर होल्डर्स को दे रही है, यहाँ गुजारा ही नहीं हो रहा, तुम अपने यहाँ पे अपने शेयर होल्डर को खुश करने के लगे हुए लोग। तो इस सिनारियो के अंदर क्या होगा, जितना भी अमाउंट आपने अपने शेयर होल्डर को दिया है वो सारा का सारा डीम्ड मान लिया जाएगा। तो सेक्शन 2 सबसेक्शन 22 सी ये कहता है, ठीक है। इसको कैसे काउंट कैलकुलेट किया जाएगा, देखो ध्यान से सुनना इस बात को, नजर आ रहा है, आई होप नजर आ रहा होगा, राइट। ये लो, ये कहते हैं सेक्शन 2 सबसेक्शन 22 सी क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द अमाउंट एट द टाइम ऑफ द लिक्विडेशन। लिक्विडेशन के टाइम हम क्या कर रहे हैं, अपने शेयर होल्डर्स को क्या कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं अमाउंट। एक तो क्या हो रहा है कि अगर मैंने कहा कि जो मेरा प्रॉफिट है, मेरा जितना भी प्रॉफिट है
उसके इक्वल में डिस्ट्रीब्यूट कर रही हूँ, एक उससे ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट कर रही हूँ। क्या लिखा हुआ है? इक्वल अमाउंट डिस्ट्रीब्यूशन। किसके इक्वल अमाउंट की बात की जा रही है? एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट इंक्लूडिंग द कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट। उसको सिनारियो को पूछा गया है। एक दूसरा है कि जब मैं एक्सीड या फिर ओवर, मीन्स कि जितना मेरा प्रॉफिट है ना उससे ज़्यादा मैं क्या कर रही हूँ, अब पर्सन को, अपने शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट कर रही हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले एग्जाम्पल देखो क्या लिखा हुआ है। अगर प्रॉफिट है मेरे पास 1 लाख का, ठीक है, प्रॉफिट है मेरे पास 1 लाख का, दिखाई दे रहा है? राइट, प्रॉफिट है मेरे पास कितना है? 1 लाख का, ठीक है। और मैंने क्या किया है, शेयर होल्डर्स को अमाउंट दे दी गई है, ठीक है, इनडायरेक्टली किसी भी फॉर्म में दिए, मैंने कैश में दिए, काइंड में दिए, शेयर में दिए, किसी में दिए, उसका भी वैल्यू कितनी है? 1 लाख है। तो इस पूरी की पूरी अमाउंट को क्या मान लिया जाएगा? इस पूरी की पूरी अमाउंट को ट्रीट कर लिया जाएगा डीम्ड इन डिविडेंड, ठीक है। और ये जो अमाउंट है वो किसके हैंड में टैक्सेबल होगी? जिसको मिला है। ऑब्वियसली बात है, रिसीवर के हाथ में टैक्सेबल होगी। किस हेड में होगी? अदर सोर्सेज हेड के अंदर होगी, ठीक है। समझ पा रहे हैं? अगर मैं कहूँ कि मेरे को जो इंटरेस्ट मिला, सॉरी जो अमाउंट मिला है वो कैसा मिला है, अमाउंट मिला वो कैसा मिला है? एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट से एक्सीड में। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि मेरे पास जो प्रॉफिट है वो 1 लाख है, बट मैंने क्या कर दिया, एम्प्लॉइज को, शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 180 के करीब वैल्यू। तो यहाँ पर 180 का मतलब क्या है? एक्सेस अमाउंट है। एक्सेस अमाउंट है तो यहाँ पे इसको बाइफरगेट करो। 180, पहली बात तो प्रॉफिट जितना है उसको उतने में बांट दो। 1 लाख है तो ये तो सेम एज इट इज, जैसे इसकी ट्रीटमेंट हुई थी सेम एज इसकी भी ट्रीटमेंट होगी। इसको डीम्ड डिविडेंड मान लिया जाएगा, अदर सोर्सेज ऐड के अंदर टैक्सेबल होगा, ठीक है। तो मैम 80,000 का क्या होगा? 80,000 का ये होगा कि आपने किसी कंपनी के अंदर इन्वेस्ट किए होंगे, तभी तो वो आपको रिफंड कर रहे हैं ना, तभी तो आपको एज ए डिविडेंड दे रहे हैं ना। तो ये मान लिया जाएगा कि जो भी आपको एक्सेस में अमाउंट जो मिल रही है तो वो एज अ कंसीडरेशन है कि आपके शेयर क्या हो चुके हैं, सेल आउट हो चुके हैं। आपने एक रिइंक्लूजमेंट का पॉइंट पढ़ा था, रिइंक्लूजमेंट का पॉइंट पढ़ा था जिसके अंदर कैपिटल गेन हेड के अंदर हमने डिस्कस किया था कि जब आप क्या कर रहे हो, जब कंपनी लिक्विडेट होती है, ये मान लिया जाता था कि सबके राइट, जितने भी शेयर होल्डर्स हैं उन सबके राइट क्या हो रहे हैं, खत्म हो रहे हैं, उन सबके राइट क्या हो रहे हैं, गिव अप हो रहे हैं। तो इस सिनारियो में जो एक्स्ट्रा अमाउंट है वो एज अ कंसिडरेशन ट्रीट किया जाएगा कि जितना उन्होंने अमाउंट इन्वेस्ट किया था उसके बदले में उनको, जितने शेयर्स थे उनके बदले में उनको क्या मिल रहा है, पैसा मिल रहा है। अब मेरे पास 80,000 मुझे मिला, ठीक है, मैंने फेयर वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन मेरी क्या हो गई है, 80,000 हो गई है। जितने में मैंने खरीदा था उसको माइनस कर दो तो ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ जाएगा जो कि टैक्सेबल होगा आपकी कैपिटल गेन हेड के अंदर। सिंपल, सो सिंपल, समझ में आ रहा है, समझ पा रहे हैं? तो लिक्विडेशन के अंदर ये एग्जाम्पल याद रखना क्योंकि एग्जाम में अंदर यही क्वेश्चंस आया हुआ है। ओके, चलो नेक्स्ट जाते हैं सेक्शन 2 सबसेक्शन 22D के बारे में बात की जा रही है। ये क्या होता है कि जब कंपनी की कैपिटल रिड्यूस होती है। कंपनी की कैपिटल रिड्यूस होने का मतलब क्या है कि कंपनी की जितनी शेयर वैल्यू थी, मान लीजिए कंपनी की जो शेयर वैल्यू 10 रुपीज़ थी, ठीक है, कंपनी ने इसको डिक्रीज करके 8 रुपीज़ कर दिया, तो ऑब्वियसली बात है 2 रुपये कहीं ना कहीं तो गए होंगे, है ना। वो ये मान लिया जाएगा कि वो शेयर होल्डर्स को बांट दिए गए। तो सेक्शन 2 सबसेक्शन 22 क्लॉज बी के अंदर ये डिफाइन किया गया कि जब शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया माना जाएगा, कब, बाय द कंपनी ऑन द रिडक्शंस ऑफ द इट्स कैपिटल, जब उसकी कैपिटल रिड्यूस होगी तो उसे मान लिया जाएगा कि वो शेयर होल्डर्स को बांट दिया गया। सेक्शन 2 सबसेक्शन 22E, सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं पर्सन ये करते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि ये प्राइवेट कंपनी से बिलोंग करता है। प्राइवेट कंपनी क्या करते हैं, सबसे ज़्यादा अपने टैक्सेस को बचाने के लिए वो क्या है, काफ़ी सारे पैतरे, काफ़ी सारे तरीकों को अपनाती है कि हाँ किसी ना किसी तरीके से मेरा क्या है टैक्स कम हो जाए। तो ये कहते हैं कि जब डिस्ट्रीब्यूशन होता है किसी भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट का, अब यहाँ पर फोकस करना, यहाँ पर क्या नहीं लिखा हुआ है, कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट नहीं लिखा हुआ। बाकी जितने भी आपने हेड किए सेक्शन 2 सबसेक्शन 22A से लेकर D तक के सबके अंदर ये कंसीडर किया जाता था, बट E के अंदर ओनली एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, ठीक है, और बाय द क्लोज हेल्ड कंपनी। क्लोज हेल्ड कंपनी वो कंपनी होती है, प्राइवेट कंपनी होती है, या फिर वो मैं कहूँ कि अभी स्टॉक एक्सचेंज के अंदर अभी लिस्टेड नहीं हुई है, या फिर मैं कहूँ कि पब्लिक अभी तक उसके अंदर इंटरेस्टेड नहीं है उसके शेयर को परचेज करने में, ठीक है। तो वैसी कंपनी अपने प्रॉफिट को कम कैसे करेगी भाई? अब ऑब्वियस ही बात है उसके पास इतने शेयर होल्डर तो होंगे नहीं, ना ही वो बोनस शेयर इशू कर रही है। तो इस सिनारियो के अंदर ये प्राइवेट कंपनीज क्या करती है, अपने जितने भी हैं सफिशिएंट, जितने भी अमाउंट वैल्यू नंबर ऑफ शेयर होल्डर हैं उनको एज अ लोन दे देती है।
तो ये क्या है, एडवांस लोन देना किसी भी बेनिफिशियरी को जो कि उसकी कंपनी में 10% इक्विटी शेयर होल्डिंग की हुई है, उस पर्सन को एज अ लोन दे रहे हो, या फिर उस पर्सन की बजाय उसके किसी भी शेयर होल्डर्स को दे रही हो, मीन्स कि उसके बिहाव पर किसी अदर पर्सन को दे रहे हो। मान लीजिए मेरे बिहाव पर आप मेरे ब्रदर को दो, मेरी सिस्टर को दो, या फिर मेरे किसी भी रिलेटिव्स को दो, ठीक है। तो ये प्राइवेट कंपनी कभी भी जब क्या है किसी बेनिफिशियरी को दे रही है जिसकी होल्डिंग उस पर्टिकुलर कंपनी के अंदर 10% इक्विटी शेयर होल्डिंग है, और या फिर मेरे बिहाव पे किसी और को दे रहे हो, तब भी ये लोन इसको डीम्ड इनकम माना जाएगा, डीम्ड डिविडेंड माना जाएगा। या फिर किसी पर्सन का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है। सब्सटेंशियल इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है कि जब किसी कंपनी के अंदर किसी पर्सन का वोटिंग राइट, या फिर मैं कहूँ कि उनके अंदर जो इक्विटी के जो राइट है वो 20% से ज़्यादा होते हैं, उस सिनारियो के अंदर अगर पैसा ट्रांसफर किया गया है तो उन सबको डीम्ड डिविडेंड माना जाएगा और वो सारे के सारे टैक्सेबल होंगे। क्लियर है? इतना समझ में आया? इतना समझ में आया? क्लियर हो गया टॉपिक कंप्लीट? डिविडेंड का टॉपिक हो आया समझ में? सो सिंपल। अच्छा, नेक्स्ट जाता है कैजुअल इनकम। कैजुअल इनकम का मतलब क्या होता है? कैजुअल इनकम का मतलब क्या होता है कि ऐसी इनकम जिसके ऊपर ऑब्वियसली बात है थोड़ा सा कम मेहनत लगी हुई है, ठीक है। इसके अंदर आपकी कैसी इनकम आएगी, जैसे कि आपकी लॉटरी की इनकम आ गई। सेकेंड पॉइंट जो मैंने आपको बताया था, सेकेंड पॉइंट जो मैंने आपको बताया था ये वाला, ये फर्स्ट आगे हो गया होगा क्लियर अब तो आप सभी को। इनकम फ्रॉम द विनिंग फ्रॉम द लॉटरी, क्रॉस पजल हो गया, रेस इंक्लूडेड है जैसे कि हॉर्स रेस हो गया, डॉग रेस हो गया, कैट रेस हो गया, ठीक है। कार्ड गेम है या फिर अदर कोई गेम है, ठीक है, या फिर गैम्बलिंग हो रही है, बैटिंग हो रही है, या फिर किसी भी तरीके से आप कर रहे हैं, तो इस तरीके की इनकम कैसी इनकम कहलाई जाएगी? वो आपकी कैजुअल इनकम कहलाई जाएगी। और ध्यान से सुनो इस बात को, कैजुअल इनकम के कंसेप्ट को, कि कैजुअल इनकम के ऊपर सबसे पहले तो 30% फ्लैट रेट अप्लाई होता है, ठीक है। कि मीन्स कि अगर मैंने बताया कौन बनेगा करोड़पति में आप गए, मैंने कहा कि आपने 1 लाख रुपए कमाए हैं और उसके ऊपर 30% सरकार को देना पड़ेगा। अगर आपने इसकी वैल्यू 1 करोड़ रुपए तक की चली गई, आपको पता है सरचार्ज की अमाउंट कैसे होती थी? अगर किसी की वैल्यू 50 लाख से लेकर अप टू 1 करोड़ थी, 1 करोड़ थी, तो 10% आपका सरचार्ज लगता था, जो आपका अमाउंट होती थी टैक्सेबिलिटी अमाउंट, है ना। तो ये सरचार्ज भी लगेगा अगर ऐसी अमाउंट है, एक्सेस अमाउंट है, और 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस तो लगेगा अकॉर्डिंग टू सेक्शन 115 पे। अगर मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में बताया इसमें कोई भी डिडक्शंस नहीं मिलती है, चाहे वो किसी भी तरह का खर्चा आपने किया हो या फिर 80C से लेकर 80U तक में किसी भी तरह की डिडक्शन आपको नहीं मिलेगी। दूसरा, यहाँ पर जो आपकी बेसिक एग्जम्पशन जो लिमिट का क्राइटेरिया होता था ना कि 60 से कम उम्र का है, उसके ऊपर 5%, 10%, 20%, फिर 30%, ये क्राइटेरिया नहीं लगते, सीधा फ्लैट 30% इसके ऊपर लग जाता है। क्लियर है? समझ में आ गया? ये भी हो गया पॉइंट। नेक्स्ट जाता है आपके पास इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी या फिर डिबेंचर्स या बॉन्ड। जब आपको इंटरेस्ट मिलता है सिक्योरिटीज के ऊपर, वो सिक्योरिटी कैसी है? डिबेंचर्स है और बॉन्ड है, क्योंकि डिविडेंड का क्राइटेरिया तो अभी हमने करा है ना, तो अब इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज के बारे में पढ़ लेते हैं कि जो भी सिक्योरिटी अगर हेल्ड एज ए स्टॉक इन ट्रेड है, स्टॉक इन ट्रेड है। स्टॉक इन ट्रेड का मतलब क्या है कि आप नॉर्मल बिजनेस में यूज कर रहे हैं, बिजनेस पर्पज से आपने किसी डिबेंचर्स को में इन्वेस्ट किया है या फिर बॉन्ड में इन्वेस्ट किया है, तो ऑब्वियसली बात है बिजनेस पर्पज है तो पीजीबीपी के अंदर कैलकुलेट हो गई। अगर आपका नॉर्मल इन्वेस्टमेंट पर्पज है, ठीक है, तो उसके सिनारियो के अंदर आपकी अदर सोर्सेज एट के अंदर टैक्सेबल होगी, ठीक है। अब यहाँ पे ना वही बात है, गवर्नमेंट ने अपने शेयर्स के अंदर, अपने बॉन्ड के अंदर, अपने डिबेंचर्स को प्रमोट करने के लिए वहाँ पर आपको छूट दी गई है कि आपको किसी भी तरह का टैक्स नहीं लगने वाला है। तो ये याद रखना कि कोई भी आपका गवर्नमेंट बॉन्ड है या फिर आरबीआई के द्वारा इशू किया गया बॉन्ड है, उनके ऊपर किसी भी तरह का टैक्स नहीं लगता, ये फुल्ली एग्जम्प्टेड होती है। बट अगर आपने पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट के अंदर, कहाँ पर? पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट के अंदर अपने बैंक अकाउंट को ओपन किया और वहाँ से आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, क्या मिल रहा है? इंटरेस्ट मिल रहा है, तो वो इंटरेस्ट टैक्सेबल होगा और थोड़ा बहुत एग्जम्प्टेड होगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर बात की जाती है अगर आप इंडिविजुअल हैं, इंडिविजुअल का मतलब समझते हैं, अगर आपके अकेले का बैंक अकाउंट है और उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, फॉर एग्जाम्पल आपको इंटरेस्ट मिल रहा है 10,000 रुपीज़, तो यहाँ पर ये बोला गया है एज पर द अदर सोर्सेज दैट कि आपको एग्जम्पशंस मिल जाएगी, एग्जम्पशंस मिल जाएगी इस इनकम के ऊपर कितने परसेंट? 3500, तो कितना हो गया आपका? हो गया है ये आपका
6500। क्लियर है? क्लियर है? तो ये इतना अमाउंट क्या होने वाला है, टैक्सेबल होने वाली। इस इनकम में से आपने क्या किया, एग्जम्पशंस माइनस की। अगर ये आपका जॉइंट है, जैसे आपका बैंक अकाउंट हो गया, पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट के अंदर जो अकाउंट होते हैं सेविंग अकाउंट, जिसके अंदर ऊपर आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, वो अकाउंट आपने क्या है, वो क्या है, जॉइंट में है, और उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट मिल रहा है। मान लीजिए यहाँ पर जॉइंट है तो ऑब्वियस ही बात है 20,000 आपको इंटरेस्ट मिलेगा, क्योंकि ज़्यादा अमाउंट आप उसमें डिपॉजिट करवाएंगे। तो इस सिनारियो में क्या होगा, तो एग्जाम्पशन की लिमिट भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। एग्जाम्पशन की लिमिट 7,000 से बजाय आपकी इससे 2 गुना हो जाएगी। तो कितना हो जाएगा, 3,500 की बजाय 7,000 हो जाएगी। तो यहाँ पे 13,000 अमाउंट क्या हो जाएगा, फिर टैक्सेबल हो जाएगा। सो सिंपल। क्लियर हो रहा है? तो यहाँ पर देखो ये लिखा हुआ है कि इनकम द पोस्ट ऑफिस बैंक अकाउंट अप टू द 3,500 तक क्या रहने वाले, एग्जम्प्टेड रहना है इन केस ऑफ द इंडिविजुअल, एंड जॉइंट के केस में 7,000 तक ये क्या है, आपका एग्जम्प्ट होने वाला है एज पर द सेक्शन 10 सबसेक्शन 15 के अकॉर्डिंग। क्लियर हो गया समझ में? लो भाई, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स का भी पॉइंट हो गया। नेक्स्ट जाते हो इनकम फ्रॉम द रेंटिंग आउट द मशीनरी और द फर्नीचर विद द बिल्डिंग। कंपोजिट टैक्स का, कंपोजिट रेंट का कंसेप्ट याद है आपको, हाउस प्रॉपर्टी हेड के अंदर पढ़ा था हमने कि कंपोजिट रेंट क्या होता है, कंपोजिट जो रिसीव होती है अमाउंट, उसको कैसे हम टैक्सेबिलिटी करते हैं। ध्यान से देख लेना, इस चैप्टर के अंदर मिलेगा आपको। ठीक है? तो कंपोजिट जब क्या होता है, जब आपको आप घर दे रहे हैं, ठीक है, बिल्डिंग दे रहे हैं, और बिल्डिंग के साथ साथ आप अदर जितनी भी फैसिलिटीज होती हैं, फैसिलिटीज जैसे कि आप इलेक्ट्रिसिटी की सर्विस दे रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, फर्नीचर प्रोवाइड कर रहे हैं, आप एसी दे रहे हैं, कूलर दे रहे हैं, या फिर वाटर की सर्विस दे रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी की सर्विस दे रहे हैं, इन सबको आप साथ में दे रहे हैं। आपने कभी सुना है क्या कि मैंने कहा कि भाई किराया कितना है, आप मेरे पास आओ कि मैम ये जो घर है जो आप किराए पे दे रहे हो उसका खर्चा कितना है, मैंने कहा 10,000 है। कहते 10,000 ज़्यादा तो नहीं है? कहते नहीं, मैं आपको सारी सर्विस दे रही हूँ, घर भी किराए पे दे रही हूँ, बाकी जितनी भी इसके अंदर सर्विसेज है ना, फैसिलिटीज़ है, वो मैं आपको सारी दे रही हूँ। उन सारे के कॉस्ट को मिलाकर मैंने कहा 10,000 रुपये। अगर ये कॉस्ट मैं अलग कर पा रही हूँ, मीन्स कि 10,000 में से मैंने कहा कि 8,000 रुपये मेरा क्या है, घर का किराया, 2,000 रुपये मेरा अलग से किराया, तो ये जो 8,000 मैं अलग कर पाई, तो मेरा तो बिजनेस है घर रेंट पे देना, तो ये किस में आ जाएगा, हाउस प्रॉपर्टी हेड में जाएगा। और जो फैसिलिटीज मैं प्रोवाइड कर रही हूँ, क्या पता भाई ये मेरा बिजनेस भी हो सकता है, बिजनेस नहीं हुआ तो ये अदर सोर्सेज हेड में टैक्सेबल हो जाएगा। अगर मेरा बिजनेस हुआ तो ये पीजीबीपी में टैक्सेबल होगा, अगर बिजनेस नहीं हुआ तो अदर सोर्सेज में होगा। राइट? समझ में आ रहा है? चलो जी, तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है, तो कंपोजिट रेंट को अगर मैं स्प्लिट कर पा रही हूँ, इसकी तोड़ पा रही हूँ, तो इस तरीके से टैक्सेबिलिटी होगी। अगर मैं स्प्लिट नहीं कर पा रही तो मैं ये देखूंगी कि ये मेरा बिजनेस तो नहीं, इसकी सारा का सारा, मैंने कहा कि मैं स्प्लिट नहीं कर पा रही, मैंने कहा कि मुझे नहीं पता कितना किसका कॉस्ट है, आपको पूरा 10,000 देना पड़ेगा। कहते ठीक है, मैं भी नहीं कर पा रही, आप भी नहीं कर पा रहे, तो मैंने कहा कि जो जिसको ये इनकम मिल रही है, तो सरकार ने कहा या तो आपकी पीजीबीपी में होगी, या तो आपका ये प्रोफेशन हो सकता है कि दोनों चीज़ें एक साथ रेंट पे देना, ठीक है, या फिर आप क्या हो सकता है, ये आपकी अदर सोर्सेज हेड का इनकम कैलकुलेट होगी। 6 पॉइंट पे आ गया, 11 पॉइंट में से 6 पॉइंट पे पहुंच गए, 7 पॉइंट पे आ जाओ कि कोई भी मनी रिसीव हो रही है अंडर द की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी। की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी का मतलब क्या होता है कि जब कोई कंपनी अपने इंपॉर्टेंट पर्सन को एज उसका इंश्योरेंस कर देते हो, क्यों, क्योंकि उसको आप जाने नहीं दे रहे हो बाहर, कहीं मेरी कंपनी को छोड़ के चला जाए, इस तरीके की बारे में बात की जा रही है, तो यहाँ पर क्या होगा, उसका इंश्योरेंस कर दिया जाएगा। और उस इंश्योरेंस का जो क्लेम मिलेगा उस पर्सन को, अगर वो एम्प्लॉई हुआ, ध्यान से सुनना, अगर वो एम्प्लॉई हुआ तो उसको जो इंश्योरेंस की अमाउंट मिलने वाली है वो सैलरी हेड के अंदर टैक्सेबल होगी। अब नज़र आ रहा है, सैलरी हेड के अंदर टैक्सेबल होगी। अगर किसी एम्प्लॉयर ने अपने आप का क्या कर रखा है, इंश्योरेंस करवा रखा है, तो वो पीजीबीपी के अंदर टैक्सेबल होगी। अगर इनके रिप्रेजेंटेटिव को मिल रही है ये अमाउंट, मान लीजिए इनकी डेथ हो गई है, तो इसके बाद इनकी लीगल हायर को मिलती है ना, लीगल रिप्रेजेंटेटिव को मिलते हैं, तब वो क्या होती है, अदर सोर्सेज के अंदर टैक्सेबल होती है। ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी थी, सैलरी हेड में भी डिस्कस किया था, पीजीबीपी में भी डिस्कस किया था, ठीक है। अच्छा, अब बात कर लेते हैं टैक्सेबिलिटी ऑफ द गिफ्ट के बारे में। टैक्सेबिलिटी ऑफ द गिफ्ट का मतलब क्या है? टैक्सेबिलिटी ऑफ द गिफ्ट का मतलब है कि आपको क्या मिल रही है, गिफ्ट मिल रहा है, आपको किसी भी पर्सन से क्या मिल रहा है, गिफ्ट मिल रहा है। अच्छा, मुझे किसी भी पर्सन से जब गिफ्ट मिल रहा है तो वो गिफ्ट आपका मनी की फॉर्म में भी हो सकता है और काइंड की फॉर्म में भी हो सकता है। मनी की फॉर्म में मीन्स कि कैश हो सकता है, ऑनलाइन मिल सकता है, चेक मिल सकता है, एनईएफटी का, आरटीजीएस का यूज़ कर सकते हो,
ये पेमेंट रिसीव करने के सोर्सेज बचे। ठीक है, अगर आपको ध्यान रखना गिफ्ट के केसेस में आपको मैक्सिमम एग्जम्पशन 50,000 मिल सकती है, राइट। अगर इन केस मैंने कहा कि मान लीजिए मेरे को कोई गिफ्ट मिला और उस गिफ्ट की वैल्यू 80,000 रुपये। अब आप ये सोच रहे हो कि मैम 50,000 रुपये मुझे एग्जम्पशन मिल जाएगी और 30,000 के ऊपर मैं टैक्स दे दूंगा। नहीं, ये स्पेशली नोटिफाइड है इनकम टैक्स के अंदर। अगर आपको कोई गिफ्ट मिल रहा है और गिफ्ट की वैल्यू 50,000 रुपये से ज़्यादा है तो उस सिनारियो के अंदर पूरा का पूरा अमाउंट क्या होगा, टैक्सेबल होने वाला है। समझ में आ रहा है? तो ये तो याद रखना है कि कोई भी गिफ्ट है, चाहे काइंड में है चाहे आपका कैश में है, इन सब के अंदर हम ये देखेंगे कि 50,000 से ज़्यादा वैल्यू तो नहीं हो रही है। अगर हो रही है तो पूरा का पूरा एंटायर अमाउंट क्या होने वाला है, टैक्सेबल होने वाला है। ठीक है, अब इनके केसेस पढ़ लेते हैं। मनी का तो समझ में आ गया। अगर मैंने कहा कि मुझे कैश में ज़्यादा मिला है सामान, ठीक है, तो उसकी अगर एक्सेस हो गया तो सारा का सारा अमाउंट टैक्सेबल होगा। इसी तरीके से काइंड में, काइंड का मतलब क्या है, वो सामान आपको क्या है, किसी वस्तु में मिल रहा है या फिर ऐसे कोई लैंड प्रॉपर्टी मिल रही है। तो यहाँ पर इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, मूवेबल प्रॉपर्टी और आपका इमूवेबल प्रॉपर्टी। मूवेबल प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है, जिसकी आप मूवमेंट कर सकते हो। ठीक है, आपने याद है कैपिटल गेन हेड के अंदर हमने डिस्कस किया था कि कौन कौन सी ऐसी कैपिटल एसेट्स हैं जिनको हम इंक्लूड करते थे, और ये 4 ऐसी आइटम थी जिनको हम एक्सक्लूड करते थे। याद है या नहीं याद है? तो यहाँ पर भी कैपिटल एसेट्स की डेफिनेशन सेम एज इट इज़ वही है जो कि आपने कैपिटल गेन हेड में की थी। ठीक है, अच्छा, मैंने कहा कि मुझे कोई गिफ्ट मिला जो कि मूवेबल प्रॉपर्टी, मान लीजिए मुझे ज्वेलरी मिली। ठीक है, ज्वेलरी आपकी कैपिटल एसेट्स है, यस या नो? यस, कैपिटल एसेट्स है। और उस कैपिटल एसेट्स की मैंने कहा कि मुझे ज्वेलरी मिली और ज्वेलरी मिली और जिसकी वैल्यू क्या है, 40,000 है, और दूसरी ज्वेलरी की वैल्यू क्या है, 50,000 है, और एक और केस लेके चल रहे हैं। ठीक है, पहले हम इसको कर लेते हैं। तो इनका एग्रीगेट अमाउंट कितना हो गया, 90,000 हो गया। तो क्या ये 50,000 से एक्सीड कर रही है? यस, तो पूरा अमाउंट टैक्सेबल होगा। अच्छा, मैंने कहा कि मेरे 3 फ्रेंड्स ने मेरे बर्थडे पर क्या किया है कि एक ने 10,000 का गिफ्ट दे दिया है, ठीक है, एक ने क्या किया है 15,000 का गिफ्ट दे दिया है, एक ने मेरे को 30,000 का गिफ्ट दे दिया है। तो इनकी एड अप करो, ये भी 55,000 हो गया, 50,000 से ज़्यादा है तो ये भी पूरा का पूरा अमाउंट टैक्सेबल होगा। अच्छा, इन केस यहाँ पे 10,000 होता तो इनका टोटल कितना होता, 50,000 होता। तो यहाँ पर ये अमाउंट फुल्ली एग्जम्प्टेड होता था। विदाउट कंसिडरेशन का मतलब क्या है, कोई भी ऐसा गिफ्ट जिसको देने के बाद आपको कोई पीछे कंसिडरेशन नहीं मिल रहा। आप ये सोच रहे हो कि मैम गिफ्ट ही हो गया तो कंसिडरेशन क्यों मिल रहा है? नहीं, ऐसा होता है, समझो इस बात को, लॉज को पढ़ना है आपको। ठीक है, तो विदाउट कंसिडरेशन का मतलब क्या है कि आप गिफ्ट आपको मिल चुका है। ठीक है, गिफ्ट आपको मिल चुका है। जैसे इसके अंदर एग्जांपल ले सकते हैं, मान लीजिए मैं कहीं पर मैंने किसी भी ब्रांड की क्या करी है, ऐड की है। ठीक है, ऐड का मतलब क्या है, जैसे कि मैंने कहा कि मैंने लिनोवो कंपनी की मैंने क्या कर दी है, ऐड कर दी है, या मैं कहूँ मैंने एडिडास कंपनी की ऐड कर दी शूज़ की। ठीक है, तो उस कंपनी ने ऐड की मैंने, वो एक तो मुझे फीस मिली है मैंने ऐड करने की। दूसरा, मान लीजिए उस कंपनी का जो भी सबसे महंगा शूज़ था, मान लीजिए वो शूज़ था 60-70 हज़ार रुपये का फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, उन्होंने वो शूज़ मेरे को गिफ्ट दिया है। अब वो गिफ्ट है, टैक्सेबल तो होगा क्योंकि अमाउंट इस पर्टिकुलर वैल्यू से एक्सीड हो चुकी है। ठीक है, ये आ गया समझ में। गिफ्ट विदाउट कंसिडरेशन का मतलब क्या होता है? ठीक है, इन एडुकेट कंसिडरेशन का मतलब क्या है, जब आपने पर्याप्त मात्रा में किसी को पेमेंट ना की हो। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कहा कि जो शूज़ आपका 60,000 रुपये का मार्केट में बिकता है, उस कंपनी ने आपको वो शूज़ कितने का दे दिया है, उस कंपनी ने आपको वो शूज़ दे दिया है मान लीजिए 30,000 रुपये में। 30 नहीं लेते हम, इसको 35,000 रुपये ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जितने की वैल्यू थी चीज़ों की, उतने की वैल्यू से कम आप में ली है। तो जब बात की जाती है मूवेबल की, ठीक है, मूवेबल की सिनारियो के अंदर हम किसको देखेंगे, फेयर मार्केट वैल्यू को कंसीडर करेंगे। मीन्स कि उस पर्टिकुलर, मान लीजिए मैंने कहा कोई शूज़ मेरे को दिया है और उसकी वैल्यू उसके बदले में मैंने कितनी पेमेंट की है, 35,000 पेमेंट की है। कहते सरकार कि 35,000 कैसे कर ली, भी मार्केट में तो इसकी 60,000 वैल्यू है, तुमने 35,000 की है, तो ऑब्वियस सी बात है तुम्हारा फायदा हुआ है।
तुम्हारा फायदा हुआ है, कितने का फायदा हुआ है, तुम्हारा 25,000 का फायदा हुआ है। तो इस डिफरेंस को देखेंगे कि ये डिफरेंस आपका 50,000 से ज़्यादा है या नहीं है। अगर ये डिफरेंस 50,000 से ज़्यादा नहीं है तो पूरी अमाउंट एग्जम्प्टेड हो जाएगी। अगर ये डिफरेंस इससे ज़्यादा होता तो हम इसके ऊपर टैक्स देते हैं। ठीक है, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो मूवेबल के केस के अंदर हम क्या चेकआउट करेंगे, फेयर मार्केट वैल्यू, कि उस टाइम उस पर्टिकुलर गुड्स की, उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी की क्या वैल्यू है, और उसको कंपेयर करेंगे जितना आपने उसको रिसीव किया है। अगर वो वैल्यू फेयर मार्केट वैल्यू से कम होती है तो उस सिनारियो के अंदर, आपको याद आ रहा है ये चीज़ें हमने पहले पढ़ी हुई हैं। कहाँ पढ़ी हुई है, कहाँ पढ़ी हुई है? ये हमने फेयर मार्केट वैल्यू, ये हमने हाउस प्रॉपर्टी वाले में की हुई है, कि जब आप कोई भी संपत्ति कम में खरीदते हो, ज़्यादा में बेच देते हो, ऑब्वियस ही बात है टैक्स की चोरी करने के लिए कर रहे हो। तो इस सिनारियो के अंदर हम इनको एसडीवी से हम कंपेयर करते थे। अच्छा, इमूवेबल प्रॉपर्टी के अंदर कौन आता है? लैंड एंड बिल्डिंग के बारे में बात की जा रही है। विदाउट कंसिडरेशन है तो सारा का सारा अमाउंट देख लेंगे कि जितना भी अमाउंट आप उस पर्टिकुलर लैंड का है, अगर 50,000 से ज़्यादा जा रहा है तो पूरा का पूरा टैक्सेबल होगा। अगर इनएडुकेट कंसिडरेशन है तो उसमें हम ये देखेंगे कि आपको मिल कितना रहा है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आइयो मैंने लिया हुआ है एग्जाम्पल मैंने लिया हुआ है कि जो मिस्टर एक्स है, मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को कोई प्रॉपर्टी सोल्ड कर दी है, कितने की? 50 लाख की। ठीक है, 50 लाख की कोई प्रॉपर्टी सोल्ड कर दी है, और उस टाइम उस मार्केट में उसकी वैल्यू कितनी चल रही है? 70 लाख चल रही है। तो ऑब्वियस ही बात है, इनके बीच का जो डिफरेंस कितना है? 20 लाख है। तो कंपनी कहती है कि टैक्सेबल अमाउंट निकालो। कहते हैं टैक्सेबल अमाउंट निकाल तो लें, पर उससे पहले ये तो देख लो कि हमने कम में खरीदी है, तुम मार्केट में ज़्यादा वैल्यू है। तो यहाँ पर मिस्टर बी को कितना बेनिफिट हुआ? 20 लाख का बेनिफिट हुआ। तो कंप्यूटेशन कैसे करते थे हम? कंप्यूटेशन क्या करते थे कि जितनी वैल्यू है आपको, जितनी वैल्यू आपको सेलिंग वैल्यू है उसका 110% करेंगे। अगर एसडीवी वैल्यू से ये एसडीवी वैल्यू ज़्यादा हुई और 110% वैल्यू कम हुई सेलिंग वैल्यू से, तो इस सिनारियो के अंदर हम एसडीवी वैल्यू को हम क्या मानते थे? फेयर वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन मानते थे या नहीं मानते थे? यस या नो? याद आ रहा है? अच्छा, तो यहाँ पर भी यही है कि मैंने जब 5 लाख का 110% करा तो 55 लाख हुआ, और एसडीवी की वैल्यू कितनी है? 70 लाख है। तो ये तो ज़्यादा है। तो इस सिनारियो के अंदर 70 लाख रुपए मेरे पास क्या है? 70 लाख मेरे पास क्या है? फेयर मार्केट कंसिडरेशन होने वाला है। तो यहाँ पर जो मिस्टर बी का टैक्सेबल अमाउंट कितना होगा? जो बीच का डिफरेंस है ना, ये सारा का सारा अमाउंट टैक्सेबल हो जाएगा। अच्छा, इन केस ये 110% वैल्यू ज़्यादा होती तो सारा का सारा एग्जम्प्टेड हो जाता। क्लियर है? समझ पा रहे हैं? समझ पा रहे हैं? तो यहाँ पे जो चार्ट में मैंने समझाया ना, ये एज इट इज़ नीचे भी सेम समझाया हुआ है। मूवेबल है, ठीक है, 2 पार्ट्स में है, गिव एग्जाम्पल दिया हुआ मैंने। इमूवेबल है, 2 पार्ट्स में एग्जाम्पल दिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे बात आ जाती है कि जब हमें गिफ्ट मिलता है किन किन से, कब एग्जम्प्टेड होता है। ध्यान से सुना, अगर आपके गिफ्ट मिलता है किसी भी रिलेटिव से, रिलेटिव दैट मीन्स रिलेटिव का मतलब होता है ये आप हैं, ठीक है, और ये आपके, ये इनकी वाइफ है। ठीक है, मान लीजिए मिस्टर एक्स है और ये मिसेस एक्स है। ठीक है, इनके जितने भी रिलेटिव्स होंगे, फॉर एग्जाम्पल जैसे इनके भाई है, ब्रदर है, इनकी सिस्टर है। ठीक है, इसी तरीके से इनके भाई है, इनकी सिस्टर है। ठीक है, इनके पापा हैं, इनकी मम्मी है, फादर है, मदर है। सेम एज इट इज इनके पापा है, इनके मम्मी है, फादर है, मदर है। ठीक है, अब इनके जो बच्चे हैं, मान लीजिए इनके ये जो मिस्टर एक्स के भाई हो गया, ठीक है, भाई बहन हो गए हैं। ठीक है, राइट, इनके जो बच्चे हैं, इनके हस्बैंड्स हो गए, जैसे कि भाई की जो वाइफ है वो भाभी जी होगी। ठीक है, इनकी वाइफ, और इनके हस्बैंड जो जीजाश्री हो गया। ठीक है, अब इनके जो बच्चे हैं और मिस्टर एक्स के जो बच्चे हैं, डॉटर और सन। डॉटर की जो हस्बैंड होगा वो भी आपके रिलेटिव में आएगा, सन के जो वाइफ होगी वो भी आपके रिलेटिव में आएगा। ठीक है, मीन्स की जिस रिसेंट सिचुएशन में वो, उससे ऊपर की उसके ऊपर वाली लेवल लेना है, उसके नीचे वाला लेवल लेना है। इसी तरीके से मम्मी वाली की बात कर रहे हैं, मम्मी की भाई बहन है। ठीक है, भाई बहन के जो हस्बैंड हो गए हैं, भाई का जो वाइफ हो गई है, मम्मी के जो रिलेटिव्स हैं, ठीक है, और इनके जो बच्चे हैं। ठीक है, इन सब का
इन सब का क्या होगा, ये सारे के सारे आपके रिलेटिव्स हैं। अगर इनसे आपको गिफ्ट मिल रहा है तो वो क्या होगा, टैक्सेबल होगा, सॉरी एग्जम्प्टेड होगा। ठीक है, समझ पा रहे हैं। अच्छा, कोई भी आपको रिसीव हो रहा है बाय द विल और या फिर इनहेरिटेंस, मीन्स कि आपके पूर्वजों से क्या मिल रहा है आपको, इनकम, कोई प्रॉपर्टी या फिर कोई गिफ्ट मिल रहा है, वो भी आपका फुल्ली एग्जम्प्टेड है। या फिर कोई आपको आपकी शादी में, देखो आपकी शादी हो रही तो आपको गिफ्ट एग्जम्प्टेड होगा। ये नहीं है कि आपके पापा को कोई गिफ्ट देके चला गया वो भी एग्जम्प्टेड होगा, नहीं, वो टैक्सेबल होगा। जिसकी शादी है उसको अगर कोई गिफ्ट मिल रहा है वो एग्जम्प्टेड होगा। ठीक है, या फिर ऐसा कंपनसेशन मिल रहा है किसी पर्सन को जो कि क्या है, जिसकी डेथ हो चुकी है, उसके बाद उसके जो मेन जो ये कह सकते हैं लीगल रिप्रेजेंटेटिव है उसको वो पैसा मिल रहा है, तो वो भी क्या होगा, एग्जम्प्टेड होगा, जैसे हमने लाइफ इंश्योरेंस के अंदर पढ़ेंगे अभी। ठीक है, नेक्स्ट जाता है रिसीव फ्रॉम द रजिस्टर्ड चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन। किसी भी चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन में आपने इन्वेस्टमेंट वहाँ से कोई इन्फॉर्मेशन गिफ्ट मिला है या फिर आप उनको गिफ्ट दे रहे हो तो वो एग्जम्प्टेड होगा। ठीक है, लिस्ट ऑफ रिलेटिव मैंने आपको समझा दी गई। ठीक है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के अंदर कौन होगा, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के अंदर जितने भी मेंबर के अंदर थे, मान लीजिए ये पूरी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली थी। हमारे एग्जाम्पल में क्या है, पापा है और उसके 3 बच्चे हैं, तीनों की तीनों पूरी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है, तो इसको ये गिफ्ट दे रहा है या फिर ये इनको गिफ्ट दे रहा है तो ये एग्जम्प्टेड होने वाला है। ठीक है, ठीक है, समझ में आया। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट हम बात कर लेते हैं, इनकम रिसीव फॉर द लेट पेमेंट ऑफ द कंपनसेशन या फिर टैक्सेबल ऑन द एनहांस कंपनसेशन। याद है आपको, मैंने कंपल्सरी एक्विजिशन का कंसेप्ट मैंने वीडियो को स्टार्टिंग में बोला था, सेक्शन 5 सबसेक्शन 45 और सबसेक्शन 5 में बात की थी। अगर आपको कोई कंपनसेशन मिलने के बाद और कोर्ट के डिसीजन आने के बाद आपको वो कंपनसेशन जितना आपने डिमांड की थी कि 5 लाख नहीं 7 लाख इस वैल्यू, इस पर्टिकुलर लैंड की वैल्यू होनी चाहिए, वो 2 लाख रुपए आपको मिल गए हैं, तो उस सिनारियो के अंदर आपको 50% तो क्या मिलेगा, डिडक्शन मिलेगी अकॉर्डिंग टू अंडर सेक्शन 47। ठीक है, आइए 46 है, कंफर्म करके मैं आपको बाद में बताती हूँ। ठीक है, और बाकी का बचा जो बैलेंस है वो क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। क्लियर है। मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर 5 लाख रुपए आपको कोई क्या मिले हैं, कंपनसेशन में मिले हैं। ठीक है, ऐसे 2 लाख रुपए हमारे पास है, 2 लाख कंपनसेशन में मिले हैं, तो 1 लाख रुपए मेरा क्या हो जाएगा, खर्चा माइनस हो जाएगा, दूसरा डिडक्शन मिल जाएगी, दूसरा आपको 1 लाख रुपए क्या हो जाएगा, फिर ये टैक्सेबल हो जाएगा अदर सोर्सेज हेड के अंदर। ठीक है, ये भी हो गया क्लियर। नेक्स्ट जाते हैं, लास्ट पॉइंट रहता है लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का। लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का मतलब क्या है कि जब किसी पर्सन ने अपनी लाइफ इंश्योरेंस करवा रखी है और मैच्योरिटी के टाइम जब वो सम एश्योर्ड आपको मिलता है और जिसको मिल रहा है उसके बेसिस पे टैक्सेबिलिटी होगी। कहने का मतलब कि लाइफ इंश्योरेंस आपने करवाया, लाइफ इंश्योरेंस बात की जाती है उसको रिसीव कौन कर रहे हैं, रिसीव हो रहा है आफ्टर द डेथ या फिर रिसीव वो खुद कर रहे हैं। आफ्टर डेथ होगा तो मैंने अभी आपको बताया, तो वो क्या होता है, फुल्ली एग्जम्प्टेड होता है, फुल्ली एग्जम्प्टेड होता है, फोकस ऑन इट, फुल्ली एग्जम्प्टेड होता है। तो यहाँ पर जब भी किसी पर्सन की डेथ हो जाती है और उसके जो लीगल हायर है वो उसको रिसीव करते हैं, तो इस सिनारियो के अंदर क्या होगा, वो अमाउंट फुल्ली एग्जम्प्टेड होगा। अच्छा, अगर वो खुद रिसीव करता हो तो उस टाइम हम ये देखेंगे कि उसने प्रीमियम का अमाउंट कितना पे किया था। अगर प्रीमियम का अमाउंट उस पर्टिकुलर लिमिट से अंदर किया है तो पूरा अमाउंट क्या होने वाला है, एग्जम्प्टेड होने वाला है। अगर कोई वो अमाउंट उससे ज़्यादा पे किया है तो उस टाइम हम क्या करने वाले हैं, एक ड्यूरेशन देखेंगे जो कि अमेंडमेंट हुई थी 2023 के अंदर, 2024 के अंदर। ठीक है, अगर मैंने कहा कि ये जो प्रिस्क्राइब लिमिट है बच्चे 5 लाख है, अगर आपने प्रीमियम का अमाउंट 5 लाख से कम दिया है, ठीक है, मान लीजिए 4,99,000, 4,50,000 कितना भी दिया, तो उस सिनारियो के अंदर आपने क्रॉस नहीं की लिमिट की, तो उस सिनारियो के अंदर फुल्ली एग्जम्प्टेड होगा वो सारा का सारा अमाउंट जो भी आपको एज ए इंश्योरेंस सम एश्योर्ड मिलने वाला है। अगर आपने क्या है कि उस लिमिट को क्रॉस कर दिया है तो इस सिनारियो में क्या होगा कि हमें पॉलिसी ये देखना पड़ेगा इशू कब हुई थी, बिफोर 1/4/2024 को हुई थी या फिर आफ्टर 1/4/24 को हुई थी। बिफोर का सिनारियो होगा तो ऑब्वियस ही बात है इसके पीछे जो क्राइटेरिया यूज होता था वही होगा, तो यहाँ पर भी क्या होगा, फुल एग्जम्प्टेड होगा। टैक्सेबल कहने का मतलब तभी होगा जब लिमिट क्रॉस कर रहा है और जो पॉलिसी जो इशूड होने वाली है वो 1/4/2024 के बाद होने वाली है। तो यहाँ पर क्या होगा, अमाउंट नॉट एग्जम्प्टेड, आपको एग्जम्पशन नहीं मिलने वाली, यहाँ पे टैक्सेबिलिटी होने वाली है। क्लियर है, सो सिंपल।
देखो हर एक चीज़ को ना मैंने बहुत आसान तरीके से समझाने की पूरी कोशिश की है, अगर फिर भी कोई दिक्कत रहती है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। ये लो, चैप्टर हो गया फिनिश, चैप्टर हो गया फिनिश, चैप्टर हो गया फिनिश। इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी कर लिया, डिबेंचर्स और बॉन्ड वाला कंसेप्ट किया हमने, ठीक है। और प्लांट एंड मशीनरी एंड फर्नीचर को लेट आउट कर रहे हैं, अगर वो बिजनेस नहीं है हमारा, ठीक है, तो अदर सोर्सेज एड के अंदर, अगर वो क्या है हमारा बिजनेस है तो पीजीबीपी के अंदर आएगा। समझा दिया आपको। अगर आप इनकम को क्या कर, हाउस फर्नीचर बिल्डिंग को, हाउस को, उनको कंपोजिट वाला रेंट वाला की जा रही है, लेटिंग आउट किया जा रहा है और सेपरेबल होने की पॉसिबिलिटी नहीं है, इनसेपरेबल है तो इस सिनारियो में भी बताया, इनसेपरेबल है तो ये चेकआउट किया जाएगा कि बिजनेस है तो पीजीबीपी के अंदर चला जाएगा और आपका अदरवाइज अदर सोर्सेज एड में चला जाएगा। की मैन इंश्योरेंस पर्सन के बारे में बताया, अदर सोर्सेज में कब आएगा, जब वो लीगल रिप्रेजेंटेटिव उस अमाउंट को रिसीव कर रहा है। गिफ्ट के बारे में बता दिया, कैश में अगर गिफ्ट मिल रहा है, ठीक है, काइंड में गिफ्ट मिल रहा है, कैश में, और इन सब के अंदर 50,000 लिमिट है, 50,000 से ऊपर जाती सारी की सारी अमाउंट टैक्सेबल हो जाएगी। इंटरेस्ट रिसीव ऑन द कंपनसेशन एनहांसमेंट, ये भी हो गया आपके पास, 50% आपको क्या मिलने वाले, डिडक्शन मिलने वाले। लाइफ इंश्योरेंस मैच्योरिटी पीरियड के बारे में बात कर ली, राइट। अगर वो खुद रिसीव कर रहा है तो वहां पर ये देखा जाएगा प्रिस्क्राइब 5 लाख लिमिट आप उसको क्रॉस कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर कर रहा है तो ये देखा जाएगा कि वो 1/4/2024 से पहले था या बाद में था, पहले था तो एग्जम्प्टेड, बाद में तो फुल्ली क्या होगा, टैक्सेबल होने वाला है। नेक्स्ट क्या है, एडवांस मनी रिसीव इन द मनी नेगोशिएशन, अगर आपने किसी से नेगोशिएशन किया या अपने कॉन्ट्रैक्ट के अंदर क्या किया तो हेर फेर किया, तो उस सिनारियो के अंदर जो भी आपको एडवांस में पैसा मिल रहा है वो भी क्या होने वाला है, अदर सोर्सेज के हेड के अंदर टैक्सेबल होने वाला है। क्लियर है? लो भाई, हो गया सारा काम। अब तो ये 2 मिनट का भी काम नहीं रहता। क्या है, क्या है, क्या है, सुनो इस बात को कि आपको फुल्ली अलाउड कौन कौन से, फुल्ली अलाउड मैंने आपको बताया, डिडक्शंस वो भी, ठीक है, इसकी खर्चे पानी माइनस करने के लिए अलाउड कौन कौन से, एक तो इंटरेस्ट ऑन लोन याद है, कलेक्शन चार्जेस है और कंट्रीब्यूशन किया है टूवर्ड द प्रोविडेंट फंड, ये 3 खर्चे जो कि आपको अलाउड है। कौन से अलाउड नहीं है वो देखिए। सब कोई भी खर्चा आप पर्सनली यूज के लिए कर रहे हैं तो वो खर्चा अलाउड नहीं है। तो देखो पीजीबीपी के जितने, जो हमने पीजीबीपी के अंदर किया था ना कि पीजीबीपी में कौन कौन से खर्चे नहीं आ सकते, कौन कौन सी आइटम में हमारी इनकम नहीं है, तो वो यहाँ पर है, ठीक है। कोई भी इनकम, कोई भी आप एक्सपेंसेस पेड कर रहे हैं आउटसाइड इंडिया और उसके ऊपर इवन टीडीएस भी कलेक्ट नहीं किया, तो वो भी हम क्या है, खर्चे हमारे पास अलाउड नहीं है। या फिर कोई भी डायरेक्ट टैक्स है, ठीक है, जब तक आप उसकी डायरेक्टली पेमेंट नहीं करते तब तक आप उसको खर्चा, उसके अंदर डिडक्शन नहीं मिल सकती। या फिर मैं कहूँ कि एक्सपेंडिचर इन रिस्पेक्ट ऑफ द रॉयल्टी एंड द टेक्निकल फी रिसीव बाय द फॉरेन कंपनी, अगर फॉरेन कंपनी है तो नहीं अलाउड है, अगर इंडियन कंपनी है तो आपकी जो एक्सपेंडिचर है वो अलाउड होते हैं रॉयल्टीज के ऊपर, ठीक है। समझ पा रहे हैं? ये जो गैमलिंग कैजुअल इनकम पढ़ा जिसके अंदर हमने फ्लैट 30% का कंसेप्ट पढ़ा था, यहाँ पर भी कोई खर्चा अलाउड नहीं होता। नेक्स्ट है, अगर आपने कैश पेमेंट को रिसीव किया है, ये भी कंसेप्ट हमने किया था पीजीबीपी के अंदर कि अगर किसी का बिजनेस है और वो 10,000 रुपये से ज़्यादा, ठीक है, अगर अप टू द कैश रिसीव कर लेता है अप टू द 10,000 रुपीज़, कोई अमाउंट आपकी, वो इन सबको हम क्या कर सकते हैं, डेबिट कर सकते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अगर इससे ज़्यादा आपने रिसीव किया और वो भी कैश में रिसीव किया तो फुल अमाउंट क्या होने वाला है, एंटायर अमाउंट क्या होने वाला है, आपका डिस अलाउड होने वाला है। याद है, अगर आपका ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस था, गुड्स के अंदर डीलिंग करने का बिजनेस था, तो 35,000 क्या थी आपकी लिमिट थी। ये इंडिविजुअल नॉर्मल पर्सन के लिए था। अगर ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस है तो यहाँ पे 35 था, अदरवाइज 10,000 था। क्लियर है? चैप्टर हो जाते हैं यहाँ पे फिनिश। अब इस फटाफट इस एग्जाम्पल को कर लेते हैं, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ये देखो डॉक्टर जो बिजली है ये प्रोफेसर है इकोनॉमिक्स के, रेजिडेंट ऑफ इंडिया है, ठीक है। उन्होंने सबमिट की बिफोर यू हैव द फॉलोइंग इनकम फॉर द कंप्यूटिंग द हिज टैक्सेबल इनकम अंडर द हेड ऑफ द इनकम फ्रॉम द अदर सोर्सेज अकाउंट असेसमेंट ईयर 2020-2021। उन्होंने कहा कि ही इज़ द ऑथर है, टेक्स्ट बुक लिखते हैं, स्कूल की है, जिसके रिगार्डिंग उनको रॉयल्टी मिली है 45,000 की। अच्छा, उन्होंने कहा ये क्लेम कर रहे हैं फॉलोइंग डिडक्शंस। अभी आपको ये देखना होगा कि डिडक्शन अलाउड है या नहीं है। अगर ये फॉरेन कंपनी से बिलोंग करते हैं, नॉन रेजिडेंट होते तो क्लेम नहीं होता। अगर ये देखो यहाँ पे बात की जा रही है तो यहाँ पर क्या है, 45,000 में से ये आपको क्लेम मिल जाती। तो यहाँ पर देखो इनकम फ्रॉम रॉयल्टी कितना है, 55,000।
अच्छा, यहाँ पे क्लेम कौन कौन सा है? एक तो क्लेम है आपके पास सैलरी दी आपने अपने क्लर्क को 24,000 रुपये, ठीक है, और दूसरा क्योंकि उसने डाटा कलेक्ट करके दिया है, तो दूसरा टेलीफोन कम्युनिकेशन का जो चार्जेस है वो क्या है, 1500 रुपये है, 1200 रुपये है। तो 24 और 12 कितने हो गए? 24 और 12 कितने हो गए? 25, 200। तो यहाँ पर देखो ये जो एक्सपेंसेस हैं कितने हैं? 24,000 और 1200 कितना हो गया? 25,200। अगर मैं इसमें से इसको माइनस करूँ 45,000 माइनस के 25,200 तो 19,800 आ गया। 45,000 में से 25,200 को माइनस करूँ तो मेरे पास अमाउंट कितनी आ गई है? 19,800 आ गई। अच्छा, नेक्स्ट आता है आपके पास कि इनकम फ्रॉम द आर्टिकल, इनकम फ्रॉम द आर्टिकल विच वाज पब्लिश इन द इकोनॉमिक्स टाइम एंड द ईस्टर्न इकोनॉमिक्स। इन्होंने इनकम हुई है, आर्टिकल को इन्होंने पब्लिश किया है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं इनकम फ्रॉम आर्टिकल्स, जो कि कितने हैं? 3,000 रुपीज़ है। अच्छा, नेक्स्ट जाता है, वो कहते हैं कि वो रेंटेड हाउस में रहता है, उसने पे किया है 3,000 रुपये पर मंथ पूरे घर का। द हाउस इज़ टू बिग, हाउस बहुत बड़ा था उसकी फैमिली के लिए, तो उसने क्या किया, उस हाउस को दोबारा से लेट आउट कर दिया है, जो कि 1,500 रुपये क्या कर रहा है, उससे रिसीव कर रहा है, वो भी 1/3 पोर्शन उन्होंने क्या किया है, लेट आउट किया है। ठीक है, जो डॉक्टर बिजली हैं उन्होंने क्या किया है, लाइबिलिटी पे की है म्युनिसिपल टैक्स एज अ होल हाउस, पूरे घर के उसने 1,500 रुपये पे किए हैं, और साथ ही साथ करंट रिपेयर करवाई है, ठीक है, एंड होल हाउस की, यहाँ पे भी होल है। तो कहने का मतलब, मैं इसको यहीं थोड़ा सोल्व कर रही हूँ, अदरवाइज मुझे ऊपर नीचे जाना पड़ेगा। देखो आपको फेयर हाउस रेंट अलाउंस है नहीं, यस, तो यहाँ पर तो हम क्या कैलकुलेट करते थे कि हमारी रेंटेड इनकम कितनी होने वाली है। देखो रेंटेड इनकम मेरे पास कितनी है, मिस्टर बिजली की 1500 गुना में 12 तो कितना हो गया, 18,000 इसकी इनकम हो जाएगी। बट इसमें से जो खर्चा है, खर्चा मीन्स कि पूरे घर का उसने 1/3 हिस्सा दे दिया है, इससे तो इसकी इनकम आ रही है, बट इसके ऊपर तो इसका एक्सपेंसेस है ना, ये एक्सपेंसेस माइनस हो जाएगा। देखो 3,000 है, ठीक है, पूरे साल का कितना हो जाएगा, 12 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। मुझे तो केवल 1/3 के बारे में बात की जा रही है, तो 1/3 का एक्सपेंसेस निकालना है मुझे, है ना, क्योंकि जिस घर में से इसकी इनकम आ रही है उसकी ही खर्चे माइनस होंगे, ये नहीं है किसी और के खर्चे माइनस कर दें। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ से इसके खर्चे माइनस करना पड़ेगा। तो ये कितना हो गया, ये आ गया आपके बटे 12,000। ये खर्चे माइनस कर दूँ तो मेरे पास कितना आ गया है, ये आ गया है आपके पास 6,000। ठीक है, देखो म्युनिसिपल टैक्स क्या है, म्युनिसिपल टैक्स क्या है, सारा का सारा इसने दिया है, टीनेंट ने दिया है 1,500 रुपये, और 6,000 रुपये क्या है, करंट रिपेयर के हैं। तो यहाँ पे 1,500 रुपये का भी हम क्या करेंगे, 1/3 निकालेंगे, क्योंकि जितने का हम इनकम निकाल रहे हैं ना उतने के ही बात की जाएगी। 6,000 का भी हम क्या करेंगे, 1/3 निकालेंगे, तो ये आ जाएगा 500 रुपये, और ये आ जाएगा बच्चे 2,000 रुपये। अब ये बताओ, ये खर्चा, ये प्रॉफिट है, इनकम है, ये भी खर्चा है, तो दोनों को माइनस कर देंगे, 2,500 रुपये। अब जैसे ही मैं 6,000 में से 2,500 माइनस करूँ तो ये आ जाएगा 3,500, राइट, एक सेकेंड, राइट, हाँ। तो ये अमाउंट यहाँ पे मैं ऐड कर दूँ, इनकम फ्रॉम सब लेटिंग 3,500, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है कि मिस्टर बिजली रिसीव द 250 रुपये पर लेक्चर डिलीवरी एट द क्रिश्चियंस इंस्टीट्यूशंस, ठीक है, ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर ही डिलीवर द 24 लेक्चर्स। ने कहा कि एक लेक्चर के वो 250 रुपये ले रहा था, तो 24 लेक्चर कितने लेगा, तो इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये इनकम हो जाएगी लेक्चर को डिलीवर करने की। 24,000 था, कितना था, 24 लेक्चर थे, 250 क्या थे आपके रुपए थे, तो ये आ जाएगा आपके बेटे 24 गुना में 250, ये आ जाएगा 6,000। क्लियर है, ये भी पॉइंट हो गया। नेक्स्ट जाते हैं, ही इज़ ए एग्जामिनर, उसने काफ़ी सारे नंबर ऑफ यूनिवर्सिटी में एग्जामिनेशन का काम किया और उसके रिगार्डिंग उसको रेमोनेशन मिल रही है 7,000 रुपये, ठीक है।
एग्जामिनर पता है क्या होता है, आप ये मत कह देना कि मैम सैलरी में इंक्लूड होगा, एग्जामिनर कभी कभी जाता है, अब जब पेपर होते हैं तभी जाता है, और उनको जो मिलता है ना पैसा पेपर चेक करने का, ठीक है, वो आपके अदर सोर्सेज में आते हैं। अच्छा, हिज इनकम वर द विनिंग फ्रॉम द कार्ड गेम एंड द विनिंग फ्रॉम द चेस, ये पूरा आपका क्या आने वाला है, टैक्सेबल होने वाला है 6,500 और 1,000 रुपये। क्लियर है। अच्छा, नेक्स्ट आता है कि रिसीव द 2,000 रुपये एज अ डिविडेंड फ्रॉम ए कंपनी इन विच द पब्लिक आर द सब्सिक्वेंटली इंटरेस्टेड। क्या आपको याद है जब भी कोई कंपनी के अंदर जो मेंबर्स होते हैं सब्सिक्वेंटली जो इंटरेस्टेड होते हैं, तो वो अमाउंट क्या होती है, फुल्ली टैक्सेबल होते, फुल्ली एग्जम्प्टेड होते हैं। ठीक है, अब इनकी हम क्या कर लेंगे, इनको ऐड कर लेंगे। देखो कितना आएगा, 19,800, 3,000, 3,500, 6,000 प्लस के 7,000 प्लस के 500 प्लस के 7,500, तो ये आ जाएगा 47,300। बाकी कैलकुलेशन आप चेक कर लेना, ये आपकी टैक्सेबल अमाउंट होगी अदर सोर्सेज एड की। क्लियर है। उम्मीद करेंगे आपको ये समझ में आ गया होगा। चैनल पर विजिट कर सकते हैं, कंसेप्चुअल स्टडी प्लेलिस्ट पे जाएंगे, ठीक है, मैं आपको दिखा भी देती हूँ, ठीक है। और अगर आप ये पीडीएफ लेना चाहते हैं तो टीम के साथ कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, पूरे सिलेबस की पीडीएफ अब आपके पास अवेलेबल हो जाएगी, ठीक है। सभी चैप्टर्स ऑलमोस्ट हो चुके हैं, क्लबिंग और सेटअप वाला नेक्स्ट आने वाले 2 दिन के अंदर हो जाएगा, बहुत छोटे छोटे चैप्टर हैं।